हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधि शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और आप लोगों को बोला गया है कि बताइए इन सिचुएशंस में क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके कि ये सिचुएशंस हैं क्या। सबसे पहले, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कहता अगर गर्मियों में दूध फ्रिज के बाहर रख दें या बाहर पड़ा रह जाए तो क्या होगा। जो दूध का टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, खट्टा। मिल्क क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा मिल्क। आगे क्या है, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब कि अगर लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा उसकी रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग क्या होती है, एक लोहे की बनी हुई चीज़ें अगर वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पाउडरी ग्रोथ आप लोगों ने देखी होगी। उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, या फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। जब ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो शुगर होती है वो एब्सेंस ऑफ एयर में अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज फूड इज कुक्ड। कहते जब खाना पकता है तो क्या होता है, खाने के पकने के बाद उसका टेस्ट और उसका टेक्सचर सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आर बॉडी। जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो किस में उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो किस में ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में। तो आपने इन सब सिचुएशंस में देखा होगा, इन सब सिचुएशंस में जो इनिशियल प्रोडक्ट था बाद में वो किसी नई चीज़ में बदल गया, मतलब वो चेंज हो गया। चेंज आप लोगों को पता है, कुछ डिफरेंट बन जाने को क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में क्या हुआ, जो इनिशियल प्रोडक्ट था बाद में वो बिल्कुल बदल गया। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए जल्दी से उन चेंजेस को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है, इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें चेंज होने के बाद सब्सटेंस नया ना बने। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। पानी में कन्वर्ट होने के बाद सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो कैसे केमिकली कंबाइंड हुई है, मतलब वो किन एलिमेंट्स से मिलके बनी है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा चेंज होता है, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पीछे हमने जब इन सारी सिचुएशंस के बारे में पढ़ा तो आपने देखा होगा इन सब सिचुएशंस में क्या हुआ, इन सब सिचुएशंस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब ये सारे चेंजेस कौन से थे, ये सारे चेंजेस थे हमारे केमिकल चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंज में चेंज इज टेम्परेरी, मतलब ये चेंज जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है। बिल्कुल, अगर हम एग्जांपल से फिर से समझे, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट होके वाटर बन गई, लेकिन हम उसी वाटर को अगर दोबारा फ्रीज कर लें तो दोबारा आइस में बदल जाएगी। तो जो चेंज हुआ वो टेम्परेरी था। केमिकल चेंज की बात करें, चेंज इज परमानेंट। मतलब अगर रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, मतलब आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की अगर पाउडरी ग्रोथ हो गई, तो अगर उस ग्रोथ को हम रिमूव भी कर दें तो भी जो मेटल है वो जैसी पहले दिखती थी वैसी नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज यूजुअली रिवर्सिबल। बिल्कुल, आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर को हम दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज हुआ, ये हुआ रिवर्सिबल चेंज।
नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, ये क्या है? यूजुअली इट इज इरिवर्सिबल, बिल्कुल इरिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। अगर एक बार लकड़ी जल गई तो उससे क्या बन जाता है? चारकोल बन जाता है। क्या चारकोल दोबारा से लकड़ी बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब हम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट। जैसे अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, कटिंग ऑफ पेपर। अगर मैं पेपर को कट कर दूं, मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट कर सकती हूँ, उसकी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। उस पहले अगर कट करेंगे, पहले वो बड़ा पेपर था, फिर वो छोटा हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा। पहले आइस जो थी वो सॉलिड थी, जब वो मेल्ट हुई तो वो लिक्विड बन गई, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये सारी क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि वो कैसे केमिकली कंबाइंड है, मतलब वो किन किन एलिमेंट्स से मिलके बनी है, ये भी चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में। एग्जाम्पल्स तो आप जितनी मर्जी आप एग्जाम्पल्स अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता तो वो कौन सा चेंज होगा? वो होगा फिजिकल चेंज। जिसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। अब आप लोगों ने देखा कि हमने जो सिचुएशंस पढ़ी या जो सिचुएशंस आपके चैप्टर में दे रखी हैं वो सारे केमिकल चेंजेस हैं। अब ये केमिकल चेंजेस हुए क्यों? ये केमिकल चेंजेस हुए ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस। जिसमें केमिकल चेंज हुआ वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उसने एक नया सब्सटेंस बना दिया। तो ये केमिकल चेंज किसके कारण हुआ? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस एक नए सब्सटेंस में बदल जाएं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को मैं वर्ड्स में लिखने लग जाऊं तो ये रिएक्शन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं? इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिर्फ सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को दिखाएं तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने एक केमिकल रिएक्शन दिखाई, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए हमने सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज किया। तो इसको क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दो फॉर्मूलाज लिख रखे हैं और एरो हेड के बाद हमने राइट हैंड साइड पे भी एक कंपाउंड लिख रखा है। तो जो सब्सटेंसेस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, मतलब जो आपस में कंबाइन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। और उनके कंबाइन करने से जो एक नई फॉर्मेशन होती है, एक नया सब्सटेंस बनता है जो हमें फाइनली मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़े हैं, जो आपस में मिलके एक नई चीज बना रहे हैं, जो आपस में कंबाइन किए, वो क्या है? वो हैं रिएक्टेंट्स। उनके मिलने से जो नई चीज बनी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। सो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिले, उनके मिलने से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? केमिकल रिएक्शन बोल दिया। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन किन सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो उसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहला साइन क्या है? चेंज इन कलर। कई बार क्या होता है, जब एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमें अगर कलर चेंज हो गया तो हम समझेंगे कि क्या हुई है? दो सब्सटेंसेस के बीच में क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर का इंक्रीज होना या फिर टेम्परेचर का डिक्रीज होना। इसको हम
आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गैस फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है जब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन के बाद, उनके मिलने के बाद उसमें से गैस बाहर निकलती नजर आती है, हमें बबल्स की फॉर्म में वो बाहर निकलती नजर आती है। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैस। अगर गैस फॉर्म हुई है तो वो भी किसके कारण हुई है? केमिकल रिएक्शन के कारण। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जब दो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म करते हैं। क्या होता है? इफ टू soluble compounds react to form insoluble solid, that is called precipitate formation। अब इन सब रिएक्शंस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम करेंगे चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। अब अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है तो इसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली क्या है? एक्सोथर्मिक। दूसरी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के बारे में आप एक्सोथर्मिक को आप याद रख सकते हैं एग्जिट से। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसमें हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक से आप याद रख लीजिए एंटर। अगर हीट एंटर कर रही है, मतलब रिएक्शन करने के लिए अगर हीट देनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर रिएक्शन होने पे हीट बाहर निकले, फॉर एग्जाम्पल मान लो जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन के बाद वो बीकर गर्म हो जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट बाहर से देनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस। बिल्कुल, अगर हीट बाहर निकलेगी तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है वो बीकर क्या हो गया? गर्म हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद मान लो बीकर जो है वो हमें क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। नेक्स्ट इज अगर रिएक्ट हीट जो है वो बाहर निकल रही है, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है। तो इसमें क्या होगा? एक्सोथर्मिक में एनर्जी इज गिवन आउट, और एंडोथर्मिक में क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया, एंटर करेगी। हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट को देना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एनर्जी इज टेकन इन। यहाँ पे एक्सोथर्मिक में हमें क्या लगेगा? फील्स हॉट, और एंडोथर्मिक में हमें क्या लगेगा? फील्स कोल्ड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं जिसमें उसने हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको ये सिल्वर कलर का एक रिबन नजर आ रहा होगा, ये मैग्नीशियम का रिबन है। हमने क्या करना है? इसकी बर्निंग करनी है। उससे सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे? क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। अगर हमें इसको बर्न करना है, कहते सबसे पहले हम इसको सैंड पेपर से क्या करेंगे? रब करेंगे, क्लीन करेंगे। इसका रीज़न क्या है? मैग्नीशियम मेटल जो है वो रिएक्टिव होती है, तो वो मैग्नीशियम रिबन क्या कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, ये मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपरली बर्न नहीं होने देती। तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्या रब करते हैं? सैंड पेपर रब करते हैं, ताकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो प्रॉपरली क्या हो सके? बर्न कर सके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? बर्न करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम उसको बर्न करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में बर्न करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। तो होगा क्या? बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो बहुत ही ब्राइट वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। इट इज़ वेरी ब्राइट। उसके बाद क्या होगा? फॉर्म्स वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो हमें एक वाइट कलर की ऐश मिलती है।
ठीक है, वो व्हाइट कलर की ऐश क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट पाउडर बना लिया, जिसको हमने क्या बोला? जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किसी भी चीज में क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हुआ क्या? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और इसकी अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? मैग्नीशियम, इसने किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ। और जब इसने मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। दिस इज द रिएक्शन हाउ इट हैपेंस। अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये इस रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कैसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? रिएक्शंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको हम चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर निकलती है। अगर हीट एग्जिट कर रही है तो मैंने आपको एग्जिट से समझाया था, कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ में जब भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेना होता है। जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है ना, तो ये बहुत ही वाइट लाइट, ब्राइट लाइट से बर्न करता है, तो हमें इसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना होता। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द ब्राइट फ्लेम। आइए चलिए अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। अगली एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। इसमें हम जिंक की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। आइए चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। टेक जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेंगे। जो जिंक होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड, या हम उसमें क्या ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म्ड। टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्म होंगे? गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। और साथ में क्या होगा? द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म। और ये जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो जाएगी? वो वार्म हो जाएगी। अगर टेस्ट ट्यूब वार्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हीट है वो बाहर निकली है, मतलब हीट एग्जिट। एग्जिट से मैंने आपको क्या करवाया था? ये कौन सी रिएक्शन है? इसका मतलब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें से हीट क्या निकली है? बाहर निकली है। साथ में इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आइए इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? हमने जिंक में क्या ऐड किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा। साथ में जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये तो रिएक्शन हुई जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि हम चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम क्या यूज कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। आइए इसी केमिकल इक्वेशन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं तो वो रिएक्शन कैसे होगी? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4। साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गैस हमें यहाँ टेस्ट ट्यूब में से निकलती नजर आई, ये गैस बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के गैस बबल्स हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं? इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? या तो बर्निंग मैच स्टिक का, या हम बर्निंग कैंडल का टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब के पास हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे। जब हम टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हमें एक पॉप साउंड सुनाई देगी। अब ये पॉप साउंड हमें क्यों सुनाई दी? इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये हाईली फ्लेमेबल होती है। ये बहुत ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी इतनी जल्दी प्रोड्यूस होती है कि एक स्मॉल एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण हमें कौन सा साउंड सुनाई देता है? पॉप का साउंड सुनाई देता है। और जो ये मैच स्टिक है उसके बाद वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब ये मैच स्टिक एक्सटिंग्विश क्यों हुई? इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्लेमेबल है, वो जलेगी, लेकिन वो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के बाद जो मैच स्टिक है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी।
तो ये थी हमारे पास रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी बुक में दे रखी है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? टेक लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट होता है वो वाइट कलर का होता है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट ले लिया। आगे हम क्या करेंगे? ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट। अब इसमें हम क्या डालेंगे? पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड अगेन वाइट कलर का होता है। तो हम क्या करें, क्या ऑब्जर्व करेंगे? अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। एक्चुअल में जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, लेकिन ये बनते कब हैं? ये तब बनते हैं जब दो सॉल्यूबल कंपाउंड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें क्या मिले? इनसॉल्यूबल येलो कलर के हमें क्या मिले? प्रेसिपिटेट मिले। और ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके हैं? लेड आयोडाइड के। जब ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? लेड आयोडाइड मिला। द प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड इज PbI2। अब इस रिएक्शन को अगेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में इनसॉल्यूबल सॉलिड्स मिलते हैं ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। इसमें हमने क्या ऐड किया? पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? लेड आयोडाइड मिला, जो कि क्या है? येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं। ये क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं। और साथ में हमें क्या मिला? पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। तो ये क्या थी इसकी केमिकल इक्वेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। किस कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें लेड आयोडाइड के? येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपने पीछे देखा होगा कि इन केमिकल इक्वेशंस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो पोटाशियम आयोडाइड के आगे 2 लग रखा है, यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट के आगे 2 लग रखा है। पीछे की इक्वेशंस में भी आपने सेम ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका कारण क्या है? ये है क्या? एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। हर एक साइड पे, बोथ साइड्स का मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन बात ये है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कहता ना एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास बाद में क्रिएट होगा। मतलब जो मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अगर तो वो इक्वल है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अगर वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड है, मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रही। तो हमें उस केस में उसकी क्या करनी पड़ेगी? बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग करने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट को हमने दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए आइए करते हैं। जैसे कि पहली मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ली है, वही इक्वेशन जो हम पीछे करके आए थे। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आइए देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर ये इक्वेशन
अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस इसकी बैलेंसिंग चेक करने का तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड का होता है। हम कैसे कर सकते हैं? हम पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे कितने मैग्नीशियम एटम्स हैं? एक मैग्नीशियम है। और राइट हैंड साइड पे भी कितने मैग्नीशियम है? वन मैग्नीशियम है। अब चलिए अगले एलिमेंट पे चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखें तो कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब इस तरफ हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग के लिए Mg प्लस O2, इसने हमें क्या दिया? MgO दिया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग, अगर मुझे ऑक्सीजन के एटम्स 2 करने हैं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी। अब आइए देखते हैं क्या बैलेंसिंग, एक बारी एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद हम उसको दोबारा से चेक करेंगे, कहीं उसकी बैलेंसिंग में, कहीं एक बैलेंसिंग करते करते कहीं कोई और चीज़ अनबैलेंस तो नहीं होगी। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे कितने मैग्नीशियम हो गए? 2 हो गए। इसकी तो बैलेंसिंग खराब हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो बैलेंस हो गया। मतलब अगर यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगी तो मेरे मैग्नीशियम भी 2 हो गए दोनों तरफ, और ऑक्सीजन भी क्या हो गए? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। आइए इसके साथ की कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन भी हमने अभी करी थी। आइए देखते हैं, इस रिएक्शन को चेक करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास एक जिंक है, एक जिंक एटम है। और इधर कितने जिंक हैं? राइट हैंड साइड पे भी एक जिंक एटम ही है हमारे पास। आगे चेक करते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? एक। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरफ यही एक हाइड्रोजन मेरे पास पड़ा है। तो मतलब अगर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मुझे यहीं पे 2 लगाना पड़ेगा। मैं यहीं पे 2 ऐड करूंगी। हाइड्रोजन तो अब मेरे बैलेंस हो गए। आइए क्लोरीन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 लगाने के बाद क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे भी कितने क्लोरीन है? 2। आइए एक बार दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे भी एक जिंक है। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। ऐसे हमारी ये इक्वेशन भी क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। चलिए आइए अगली इक्वेशन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपस में क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 2 हैं। चलिए ऑक्सीजन पे चलते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 1। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो उसी तरफ करूंगी जिस तरफ ऑक्सीजन कम है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने का सिर्फ एक ही तरीका है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था? एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद हम उसको दोबारा से एक बार चेक करेंगे, कहीं कोई और चीज़ अनबैलेंस तो नहीं हो गई। आइए चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? अरे ये तो 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे भी अगर मुझे हाइड्रोजन 4 करने हैं तो मैं यहाँ पे आगे क्या लगा दूंगी? 2 लगा दूंगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। और यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है? 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फाइनल इक्वेशन आफ्टर बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब ये इक्वेशन क्या है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया, दैट इज NH3। तो आइए इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं। इस तरफ देखिए हमारे पास कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं? 2। इस तरफ कितने नाइट्रोजन हैं? अरे इस तरफ तो एक ही नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब अगर मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा?
2 लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या हो गए? बराबर हो गए। अब चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ 3 2s का 6, यहाँ पे तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर मुझे यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 करने हैं तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। आइए एक बार दोबारा से चेक करते हैं। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। सो दैट इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए अगली रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड। आइए चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? लेड की। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो हमारे पास कितने लेड के एटम्स हैं? 1 लेड है हमारे पास। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे बात करें तो यहाँ पे भी कितने लेड हैं? 1 लेड है। तो इसका मतलब लेड तो क्या है? बैलेंस्ड है। आगे चलें तो अगर हम नाइट्रोजन पे जाएं तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन है हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो हमारे पास कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो मुझे 2 नाइट्रोजन करने पड़ेंगे। तो 2 नाइट्रोजन कैसे होंगे? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे? इस तरफ भी मेरे पास कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे? 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गए और यहाँ पे भी। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ 3 2s का, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 2। अगेन यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। अगर हम पोटाशियम की बात करें, यहाँ पे कितने पोटाशियम है? 1। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो कितने पोटाशियम हो गए? 2। तो पोटाशियम को बैलेंस करने का क्या तरीका बनता है? जिस तरफ पोटाशियम कम है डेफिनेटली हम उसी तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी? 2 लगा दूंगी। और अगर हम चेक करें यहाँ पे भी 2 पोटाशियम हो गए और इस तरफ भी 2 पोटाशियम हो गए और इस तरफ भी 2 पोटाशियम हो गए। अगर हम आयोडीन की बात करें, यहाँ पे कितने हैं? 2 आयोडीन हैं। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 2 ही आयोडीन है। और आयोडीन भी क्या हो गए? हमारे बैलेंस हो गए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बैलेंसिंग करने के बाद हमें एक पूरी रिएक्शन हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। कितने लेड हैं? इस तरफ 1, इस तरफ कितने लेड हैं? यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही लेड है। तो लेड क्या है? बैलेंस्ड है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करूँ, कितने नाइट्रोजन हैं? 2। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करें कितने हैं? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो कितने हैं? अगेन 6। तो ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस्ड है। पोटाशियम की बात करें, 2 एटम्स ऑफ पोटाशियम। यहाँ भी कितने पोटाशियम है हमारे पास? 2। और अगर हम आयोडीन की बात करें, यहाँ पे भी कितने आयोडीन है? 2। और यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो ये क्या होगी? हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको कि हम फाइनली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आइए अगली रिएक्शन पे चलते हैं। ये रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर और स्टीम। अब हम सबसे पहले, हमारे पास एक इक्वेशन है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। चलिए देखते हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देखें तो कितने आयरन हैं? 1 आयरन है। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो कितने आयरन हैं? 3 आयरन के एटम्स पड़े हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आयरन की हमें रिएक्टेंट साइड पे क्या करनी पड़ेगी? बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो दोनों तरफ कितने आयरन हो गए? 3। आगे चलेंगे, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। यहाँ पे कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2। और अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2। अभी के लिए हाइड्रोजन क्या है? हमारी बैलेंस्ड है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? 1 एटम। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं? 4। तो इसका मतलब हमें इस तरफ भी कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे बैलेंसिंग के लिए? 4। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। मैंने आपको क्या बताया था? एक बार बैलेंसिंग करने के बाद हम दोबारा से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे कितने आयरन हैं? 3 आयरन है। यहाँ पे भी कितने आयरन हैं? 3। प्रोडक्ट साइड पे भी। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 8। और अगर यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट साइड पे तो कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए
हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 यहाँ और 8 ही हमारे पास, इस तरफ भी 8 हो गए और इस तरफ भी कितने हो गए, 8 हो गए। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 4, और इस तरफ भी कितने एटम हैं ऑक्सीजन के, 4 एटम्स हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। क्या जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब में एक ही तरीके से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, यस और नो? नो, ऐसा नहीं होता। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस एक खास तरीके का पैटर्न फॉलो करती हैं। तो उसी पैटर्न के बेसिस पे इन केमिकल रिएक्शंस को कुछ टाइप्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, और इसको बोला गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए चलते हैं एक एक करके इन सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए अब हम इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गई, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आइए इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। ये एक्टिविटी है क्या, रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। क्या एक्टिविटी है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक ड्राई कंटेनर में क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, एक ड्राई कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड वाटर केयरफुली टू द कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, विग्रस रिएक्शन अकर। विग्रस रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत तेज हो। ऐसी रिएक्शन को, बहुत ही फास्ट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, विग्रस रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड। अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, मतलब हीट एग्जिट कर रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल हो गई। और इसमें क्या फॉर्म होगा, अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक्चुअल में ये वाइट पाउडरी सब्सटेंस नहीं होता, ये एक मिल्की मिक्सचर होता है जो हमें मिलता है। और ये मिल्की मिक्सचर होता क्या है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइम। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ, दो रिएक्टेंट्स ने आपस में मिलके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। आइए इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इसकी केमिकल इक्वेशन है क्या, जब कैल्शियम ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हुई। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या होगा।
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाइट वॉशिंग में यूज़ में आता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बनाता है किसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर। It reacts slowly with carbon dioxide present in the air and forms a thin layer of calcium carbonate on the walls. कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अ शाइनी एंड स्मूथ फिनिश टू द वॉल्स। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वॉल्स को कैसी फिनिश देती हैं, शाइनी और स्मूथ फिनिश देती हैं। अब ये जो रिएक्शन है किस किस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये बहुत स्लो है, इसलिए ये लेयर फॉर्म होने में कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं। द लेयर फॉर्म्स आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। कैल्शियम आगे देखिए क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ मार्बल। कहता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये किसका मेन कंपोनेंट है, मार्बल का। अब ये मार्बल का कैसे मेन कंपोनेंट है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। अब इसको मेन कंपोनेंट ऑफ मार्बल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट धरती के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो ये किस में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ मार्बल है। आइए इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन थी क्या, इसमें किन किन 2 चीज़ों ने रिएक्ट किया, इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम स्टोन। क्या है इसका कॉमन नेम, लाइम स्टोन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, लाइमस्टोन मिला, और साथ में क्या निकला, वाटर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में होता क्या है कि जो कार्बन है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसमें भी क्या हुआ, दो सब्सटेंसेस ने आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। Carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Two substances combine to form a single product. और इस रिएक्शन में भी जो हीट है वो बाहर निकलती है, तो ये रिएक्शन भी क्या हुई, ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके साथ कंबाइन करती है, ऑक्सीजन गैस के साथ, और क्या बनाती है, वाटर बनाती है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। इसमें भी क्या हुआ, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स ने आपस में कंबाइन करके क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हुई। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, जो हीट है वो कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। सबसे पहले हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है वो मेनली क्या होती है, मीथेन होती है। ये जो मीथेन है CH4, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में क्या निकलती है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इस रिएक्शन में भी अगर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या है, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये रिएक्शन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड फ्लेम। सो ये भी किसकी एग्जाम्पल हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल हुई। चलिए आगे अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं जो कि क्या है, रेस्पिरेशन।
अब आइए सबसे पहले रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझते हैं। रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड है उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड से क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें होता क्या है? ग्लूकोज, जो फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें होता क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। अगर इसमें भी एनर्जी बाहर निकल रही है तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। और यही जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? दिस रिएक्शन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये भी क्या हो गई? एक और एग्जांपल हो गई किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। चलिए आइए अब हम नई कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम से ही समझ में आता है, डीकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। अब इसमें होगा क्या? ये वो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अ कंपाउंड इन दिस अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। और इसी ब्रेक डाउन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो? लाइट की फॉर्म में हो, या फिर वो किसकी फॉर्म में हो? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। तो ये क्या हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और इस डीकम्पोजिशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक सब्सटेंस ने सिंपलर में ब्रेक डाउन होना है तो हमें उसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसमें भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। मतलब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं? ब्रेक डाउन होने के लिए। तो क्या होगा? वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होगा? ब्रेक होगा। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वो किस में ब्रेक हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ। हमने यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दी है। जहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दी जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये किसकी है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हीट की हेल्प से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में ब्रेक हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। और यही कैल्शियम ऑक्साइड किस में यूज होता है? फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होता है। चलिए अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। क्या है एक्टिविटी? डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। हमने अभी समझा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक करने के लिए उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। चाहे तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो, चाहे लाइट की फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। इन सबको अब हम एक एक करके क्या करेंगे? समझेंगे। आइए पहले इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्या लेंगे? क्रिस्टल्स लेंगे। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। इसका
कंप्लीट साइंटिफिक नेम क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं? 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। 7 का मतलब होता है हेप्टा, तभी तो इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हम क्या करेंगे? इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, हीट द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ बर्नर। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम बर्नर के ऊपर क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको नीचे पिक्चर दिखाई गई है इसमें क्या दिया हुआ है? वो जो लड़की है वो बर्नर के ऊपर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को क्या कर रही है? हीट कर रही है। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में भी, इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या कर रहे हैं हम? रिएक्शन होने के लिए, डिकम्पोजिशन होने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हीट का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी कौन सी डिकम्पोजिशन है? ये कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। और यहाँ पे साथ में क्या दिया गया है? डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। कहता जब आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो जो ये टेस्ट ट्यूब का माउथ है इसको ना तो अपने नेबर की तरफ करें और ना ही अपनी तरफ करें। तो आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। जब हम इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं जब इनको हम पहले हीट करेंगे तो ये क्या करेंगे? ये जो वाटर है उसको लूज कर देंगे और किस कलर में बदल जाएंगे? वाइट कलर में। द ग्रीन कलर क्रिस्टल्स लूज वाटर एंड टर्न वाइट। और ये किस में बदल जाएगा? जो फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल थे वो किस में बदल जाएंगे? वाइट कलर में बदल जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको उसके बाद भी हीट करेंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो किस कलर में, वाइट कलर का सब्सटेंस किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। और गैसेस विद अ बर्निंग सल्फर पंजेंट स्मेल आर रिलीज्ड। कहता और उसमें से पंजेंट स्मेल के साथ जो गैसेस हैं वो रिलीज होंगी। अब ये पंजेंट स्मेल होती क्या है? जो बर्निंग मैच स्टिक की स्मेल होती है ना उस स्मेल को पंजेंट स्मेल बोला जाता है। और जब ये रिएक्शन होती है ना तो गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं। और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना ये पॉइजनस गैस होती है और ये लंग्स को भी क्या करती है? इरिटेट करती है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे तो उसका माउथ हम अपने नेबर्स की तरफ और अपनी तरफ नहीं करेंगे। आगे इसकी केमिकल इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। और जो ये ग्रीन कलर का हमारे पास क्रिस्टल्स थे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, वो किस में चेंज हो जाएंगे? फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएंगे और जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब अगर इसी फेरस सल्फेट को हम दोबारा से हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक ऑक्साइड में। और साथ में कौन कौन सी गैसेस निकलेंगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप लोगों ने इसमें क्या देखा? एक तो इसमें डिकम्पोजिशन हुई, मतलब एक सब्सटेंस आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ और वो किसकी हेल्प से हुआ? हीट की हेल्प से हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। चलिए आगे एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये है क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इसमें हम क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट की क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन देखेंगे। ये जो लेड नाइट्रेट होता है अगेन ये वाइट कलर का होता है। हम क्या करेंगे? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी अमाउंट किसकी लेंगे? लेड नाइट्रेट की लेंगे और इसको हम क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे ओवर द फ्लेम। यहाँ पे अगेन हम इसको हीट कर रहे हैं, मतलब हमें ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की और हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन में आएगा। और ये जितनी भी अब तक हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी हैं इन सब में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ी है, मतलब हीट जो है वो एंटर कर रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शंस हैं? ये सारी कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब हम इस लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से ब्राउन कलर की नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज। इसमें से क्या निकलेगी? ब्राउन कलर की नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और साथ में हमें क्या मिलेगा?
अ येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड। और नीचे हमें क्या बचा मिलेगा, येलो कलर का एक रेसिड्यू मिलेगा जो कि क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगा। अब रेसिड्यू होता क्या है, रेसिड्यू एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद नीचे बच जाता है। क्या होता है रेसिड्यू, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद कहाँ बच जाता है, नीचे बच जाता है। तो ये अगर इसकी केमिकल इक्वेशन देखें हम, तो इसकी केमिकल इक्वेशन है क्या, लेड नाइट्रेट जो है उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हुई, मतलब वो हीट की हेल्प से आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ, तो हमें क्या मिला, लेड ऑक्साइड मिला। लेड ऑक्साइड क्या है, एक येलो कलर का रेजिड्यू है जो नीचे बच जाएगा आफ्टर द रिएक्शन, और साथ में क्या निकलेगी, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। अगेन ये किसकी एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। चलिए आगे अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब ये कौन सी डिकम्पोजिशन है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। फोटो का मतलब होता है लाइट, डिकम्पोजिशन तो होगी, मतलब एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में दी जा रही है, लाइट की फॉर्म में दी जा रही है। तो यहाँ पे अगेन हम एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये फिर भी किसकी एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हम क्या लेंगे, 2 ग्राम क्या लेंगे, सिल्वर क्लोराइड लेंगे, किसमें, एक चाइना डिश में। ऑब्जर्व इट्स इनिशियल कलर, जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। हम उसको किस में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे, तो क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो आगे डिकम्पोज होगा। जब प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था ये किस कलर में बदल गया, ये ग्रे कलर में बदल गया। इट फॉर्म्स सिल्वर, और ये जो रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी। इसको क्या बोलेंगे, ये जो डिकम्पोजिशन हुई है ये किसकी हेल्प से हुई है, ये डिकम्पोजिशन लाइट की हेल्प से हुई है। तो ये कौन सी डिकम्पोजिशन है, ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा तो वो किस में ब्रेक हो गया, सिल्वर में, और साथ में क्या निकली, क्लोरीन गैस निकली। ये जो क्लोरीन गैस होती है ये पेल ग्रीनिश येलो कलर की होती है। क्लोरीन गैस होती है पेल ग्रीनिश येलो। ये बहुत हल्के कलर की होने के कारण ये गैस हमें दिखाई नहीं देती। सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, मतलब जैसे सिल्वर क्लोराइड ने बिहेव किया वैसे ही कौन बिहेव करता है, सिल्वर ब्रोमाइड। मतलब इसका मतलब ये भी किसकी एग्जाम्पल हुई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। अब सिल्वर ब्रोमाइड होता क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड इज पेल येलो इन कलर एंड टर्न्स ग्रे। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में रखेंगे तो उसकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो रिएक्शन इसकी केमिकल इक्वेशन होगी क्या, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर में, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, ब्रोमीन गैस निकलेगी। मतलब ये जो पेल येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर कलर के ग्रे कलर के सिल्वर में, और साथ में कौन सी गैस निकली, ब्रोमीन गैस निकली। और ये जो ब्रोमीन गैस होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होने के कारण ये गैस हमें दिखाई भी देती है। दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इसको किस में यूज़ किया जाता है ये भी आपकी बुक में मेंशन्ड है, आपको इसको याद कर लेना है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, कब, जब उसमें से क्या पास करता है, इलेक्ट्रिक
करंट पास करता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है वाटर की ब्रेकडाउन किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। कब? जब उसमें से क्या पास करेगा? वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक अ प्लास्टिक मग एंड फिक्स 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। हम एक प्लास्टिक मग में क्या करेंगे? 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। आगे, फिल द मग Fill the mug with water and add few drops of dilute sulfuric acid। अब मग में हम क्या फिल करेंगे? वाटर फिल करेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस अवेलेबल नहीं होते। इन्हीं मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण ही हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिससे कि क्या होती है? कंडक्शन होती है। तो उसके लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव में, और SO4-2 आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? स्विच ऑन द करंट एंड लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे? करंट को क्या कर देंगे? स्विच ऑन कर देंगे। जब हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे? ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, मतलब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और जो सल्फेट आयंस हैं वो SO4 नेगेटिव 2 आयंस हैं, तो वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। और इन्हीं आयंस की मूवमेंट से हमें क्या मिलेगा? इन्हीं आयंस की मूवमेंट से जो सॉल्यूशन है उसमें से क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर हमें क्या ऑब्जर्व होंगे? गैस बबल्स ऑब्जर्व होंगे। और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन ऑफ गैस बबल्स भी क्या होता है? साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? बबल्स ऑफ गैस आर सीन एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। और अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी क्या? हमने वाटर लिया, वाटर में से हमने क्या पास करवाया? वाटर में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो ये किस में ब्रेक हुआ? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हुआ। तो ये क्या हो गई? इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टर्मिनल पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है और कौन से टर्मिनल पे हमें मिली है ऑक्सीजन गैस। तो इसको आप हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन से याद रख लीजिए। H पॉजिटिव आयंस हैं तो वो किस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। H पॉजिटिव से आप याद रख लीजिए हाइड्रोजन गैस। और अगर हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है तो इसका मतलब हमें एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन अब आगे हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि कैथोड पे जो गैस मिली है वो हाइड्रोजन है और जो एनोड पे गैस मिली है वो ऑक्सीजन है? उसके लिए हम एक टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम कैथोड टर्मिनल के पास, इस कैथोड वाली टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड है उसके पास हम क्या लेके आएंगे? एक हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। जब इसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा? पॉप का साउंड सुनाई देगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाईली फ्लेमेबल होती है। जब उसके पास हम बर्निंग मैस्टिक या बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो वो कौन सा साउंड सुनाई देता है हमें?
पॉप का साउंड सुनाई देता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की, तो जो एनोड है, जब इसी कैंडल को हम एनोड के पास लेके आएंगे, वैसे ही हम बर्निंग कैंडल को किसके पास लेके आएंगे, एनोड के पास लेके आएंगे। लेकिन उसको एनोड के पास लेके आने से पहले जो वो कैंडल है, हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको बुझा देंगे। लेकिन उसकी जो बाती होगी वो थोड़ी सी क्या रहेगी, जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम उसको एनोड के पास लेके आएंगे, ऑक्सीजन क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होती है, जिसके कारण क्या होगा, वो जो बाती होगी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, जल उठेगी, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो एनोड पे हमें गैस मिल रही है वो कौन सी गैस है, वो गैस है ऑक्सीजन गैस। तो ऐसे हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो कैथोड पे गैस मिलेगी वो हाइड्रोजन गैस है, और जो एनोड पे गैस मिलेगी वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, नेक्स्ट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल द अदर। कहता एक इलेक्ट्रोड पे मिली हुई गैस दूसरे इलेक्ट्रोड से मिली हुई गैस का क्या होगी, डबल होगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में जानने के लिए हमें इस इक्वेशन की क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए इसकी बैलेंसिंग करते हैं। पहले हम रिएक्टेंट साइड पे देखते हैं कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन। अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 1। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मुझे रिएक्टेंट साइड पे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। तो आइए इस पूरी रिएक्शन को एक बार दोबारा से चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ भी 4। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2। और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो अगर अब हम इस रिएक्शन को देखें, तो जो अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन गैस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल द अदर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वॉल्यूम की रेशो होगी वो क्या होगी, 2:1 होगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आता है, डिस्प्लेस कर देना, मतलब उसकी जगह से हटा देना। अगर हमें किसी की जगह से हटाना है तो हमें उससे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर दो चीज़ों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो अगर उन दोनों में से कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो दूसरे को हटा के उसकी क्या ले लेगा, जगह ले लेगा। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले, उससे पहले हमें ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है हम इसको लर्न कर लेंगे। ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स जो रिएक्टिविटी है, ये इसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है। जैसे ही हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। पोटाशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, और जो गोल्ड की रिएक्टिविटी है वो क्या है, सबसे कम है। मतलब पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर पोटाशियम किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वो किसी और मेटल को डिस्प्लेस करके क्या इजीली उसकी क्या ले लेगा, जगह ले लेगा। चलिए आइए इसको भी हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। ये एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। अब ये एक्टिविटी है क्या, रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम 2 टेस्ट ट्यूब्स में क्या ले लेंगे,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे? आयरन की नेल डाल देंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब को वैसे का वैसे ही रख देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जब हम आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उन दोनों में क्या होगी? रिएक्शन होगी। थोड़ी देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? द ब्लू कलर फेड्स इन द टेस्ट ट्यूब विद आयरन नेल। जिस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल थी उसका जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? वो लाइट ग्रीन कलर में बदल जाएगा। और दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट था उसका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाली थी उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हुआ क्या? अगर हम देखें तो हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाली? आयरन की नेल डाली। अब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज चेक करिए कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा है, रिएक्टिव है। आयरन कहाँ पे पड़ा है? ऊपर पड़ा है और कॉपर कहाँ है? नीचे। इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन इस रिएक्शन में क्या कर देगा? कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो मतलब हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसकी फाइनल केमिकल जो इक्वेशन है वो क्या होगी? हमने क्या किया? आयरन को किस में डाला? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। अब आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको हटा के उसकी जगह ले लेगा। तो ये रिएक्शन फाइनली क्या बन जाएगी? Fe आयरन सल्फेट FeSO4 और साथ में क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा। मतलब जो हमें ये लाइट ग्रीन कलर का ये हमें जो सॉल्यूशन मिला ये किसका था? आयरन सल्फेट का था। और ये जो कॉपर था ये किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन की नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और ये क्या होगी? हमारी फाइनल केमिकल इक्वेशन होगी। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? आइए रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक भी क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और आके इसकी जगह में बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर कहाँ निकल जाएगा? बाहर। आइए चलिए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है रिएक्शन बिटवीन लेड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। आइए देखते हैं ये आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। अब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन क्या होती है? जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है? उसकी जगह से क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। तो आइए देखते हैं लेड में से और कॉपर में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। चलिए देखते हैं। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जो लेड है वो ऊपर पड़ा है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसका मतलब लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब यहाँ पे होगा क्या? जो लेड है वो बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड बनाएगा और साथ में क्या निकल जाएगी? कॉपर निकल जाएगी। चलिए अब हम अगली टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर चलते हैं जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करने का मतलब उसकी जगह से हटा देना। और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब क्या होता है? दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू डिस्प्लेसमेंट एट सेम टाइम। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? टू डिस्प्लेसमेंट्स एट सेम टाइम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पीछे भी की थी, डिस्प्लेस कर देना, किसी को उसकी जगह से हटा देना। डबल का मतलब क्या होता है? दो। इसका मतलब इसमें एक ही टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट्स होंगी? दो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि एक्चुअल में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स। इसमें जिन भी दो चीज़ों में रिएक्शन हो रही है उनमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बिटवीन द कंपाउंड्स। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? Ag पॉजिटिव,
NO3 नेगेटिव आयन, यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द कंपाउंड्स, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक ही टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, दो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे, ये जो Ag पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और जो Na है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, NO3 के साथ। और यहाँ से क्या बनेगा, AgCl और NaNO3 बनेगा। मतलब जब सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला, और साथ में क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट। और ये किसकी एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट की। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही टाइम पे कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुई है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है। क्यों हुई है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए आगे चलते हैं। अब इसको हम आगे समझते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। ये एक्टिविटी अगेन आपकी बुक में दे रखी है। ये एक्टिविटी है क्या, इसमें हम क्या करेंगे, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेंगे, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। जो सोडियम सल्फेट होता है, अगेन ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। आगे टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले लेंगे, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, मिक्स द टू सॉल्यूशंस टुगेदर। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो होगा क्या, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अ वाइट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब ये जो वाइट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जब कोई दो सॉल्यूबल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल सॉलिड बनाते हैं, तो उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को, उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है। और ये जो इनसॉल्यूबल सॉलिड बना, ये क्या था, दिस सब्सटेंस इज बेरियम सल्फेट। ये जो हमें इनसॉल्यूबल सॉलिड, नीचे इनसॉल्यूबल सॉलिड और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ये जो हमें मिले, ये एक्चुअल में है क्या, बेरियम सल्फेट है। चलिए आइए इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। इसमें सोडियम सल्फेट ने किसके साथ रिएक्ट किया, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। जब इन दोनों में रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट, और क्या मिला साथ में, सोडियम क्लोराइड मिला। अब ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या समझा था कि इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव आयंस और सल्फेट आयंस SO4-2, बेरियम आयंस Ba+2 एंड क्लोराइड आयंस Cl नेगेटिव। अब इनमें होगा क्या, इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होगा, जो हमारे पास सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और जो बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। यहाँ पे एक ही बार में कितनी बार डिस्प्लेसमेंट हुई, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या हुई, ये एग्जाम्पल हुई। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है या तो वो ऑक्सीजन को लेता है या फिर वो हाइड्रोजन को क्या करता है, लूज करता है, मतलब हाइड्रोजन देता है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। उसके बाद आगे चलते हैं, रिडक्शन कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को क्या करता है, गेन करता है। सो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। चलिए इसको आगे डिटेल में समझते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी में हम एक चाइना डिश में क्या लेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे। टेक सम कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट इट ओवर अ फ्लेम। उसको हम एक फ्लेम के ऊपर क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर है वो ब्राउन से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। कॉपर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक।
ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें मिलेगा आफ्टर हीटिंग कॉपर, वो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड होगा। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन है क्या? क्या इक्वेशन होगी इसकी? हमने इसमें क्या बोला, क्या हुआ है? हमने कॉपर को क्या किया? हमने कॉपर को हीट किया। अगर हमने कॉपर को हीट किया है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया होगा। तो हीट करने के बाद हमें क्या मिला? ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या था? कॉपर ऑक्साइड था। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो कॉपर है, कॉपर ने क्या गेन की है, क्या लिया है? कॉपर ने ऑक्सीजन ली है। तो हमने पीछे क्या बोला था कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है या फिर हाइड्रोजन देता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है? कॉपर ने क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है। तो इसका मतलब कॉपर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर गेन्स ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड्स। तो कॉपर की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इससे आगे हम क्या करेंगे? पास हाइड्रोजन गैस ओवर कॉपर ऑक्साइड। ये जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला था, इसमें से हम क्या पास करवाएंगे? हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे। और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, ये दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा? ब्राउन कलर के कॉपर में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो हुआ क्या? मेरे पास कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से मैंने क्या पास करवाई? हाइड्रोजन गैस पास करवाई। तो हमें दोबारा से क्या मिल गया? ब्राउन कलर का कॉपर मिल गया। और साथ में बाहर क्या निकला? वाटर निकला। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीजन लूज हो जाए या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लें, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो कॉपर है उसने अपनी ऑक्सीजन को क्या किया है? लूज किया है। तो इसका मतलब इसकी क्या हुई है? कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? किसकी एग्जांपल है? ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुई है? कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। आइए इसको एक रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है जो किस किस के बीच में है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बीच में। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? जिंक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। अगर जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया है तो जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। मतलब जिंक क्या हुआ है? जिंक ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। और जो कार्बन है, कार्बन ने क्या की है? कार्बन ने जो ऑक्सीजन है वो क्या की है? गेन की है। तो अगर कार्बन ने ऑक्सीजन गेन की है तो कार्बन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। मतलब हम कह सकते हैं कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही रिएक्शन में क्या हुई है? दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हुई हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी हुई? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में एक साथ रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। और कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। चलिए अब हम पीछे जो हमने अभी पीछे रिएक्शन की है हम उसके ऊपर दोबारा चलते हैं। अब ये रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। इस रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या? अगर हम देखें तो कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी तो उसकी क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। लेकिन जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन क्या कर ली? गेन कर ली। तो अगर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की है तो हाइड्रोजन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसका मतलब सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब ये सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन ना होके ये भी कौन सी रिएक्शन है? दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हों। दिस इज द अगेन द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं? एजेंट एजेंट का काम क्या होता है? कुछ करवा देना, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दे वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की रिडक्शन करवा दे वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? अ सब्सटेंस दैट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करा दे वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे की रिडक्शन करवा दे वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट कॉजेज रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आइए अब जो अभी हमने जो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स की हैं उनसे समझते हैं कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें, जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? अपनी ऑक्सीजन को लूज किया। अपनी ऑक्सीजन को किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया। हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन किसके कारण हुई है? कॉपर ऑक्साइड के कारण हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने उससे क्या ली है? ऑक्सीजन ली है। इसका मतलब हाइड्रोजन की वजह से कॉपर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन हो गया वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलिए अगली अगली एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जो जिंक ऑक्साइड है उसने अपनी ऑक्सीजन किसको दी है? उसने अपनी ऑक्सीजन दी है कार्बन को। तो अगर उसने अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दी है तो कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब कार्बन किसके कारण ऑक्सीडाइज हुआ है? जिंक ऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दे दी, तो जिंक ने क्या किया? अपनी ऑक्सीजन दे दी। तो इसका मतलब जिंक की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो जिंक की रिडक्शन किसके कारण हुई? कार्बन के कारण हुई। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन यहाँ पे हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आइए एक और एग्जांपल करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। अब ये रिएक्शन किन किन के बीच में है? रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या हुआ? जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसने किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। जब इन दोनों में आपस में रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीज क्लोराइड, साथ में वाटर बना और साथ में क्या निकली? क्लोरीन गैस निकली। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें किसकी रिडक्शन किसकी ऑक्सीडेशन हुई और कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम सबसे पहले देखें, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसने क्या किया? अपनी जो ऑक्सीजन है वो क्या कर दी? लूज कर दी। अगर इसने अपनी ऑक्सीजन लूज की है तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। क्या हुई है? इसकी रिडक्शन हुई है। और जो HCl है, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसने क्या किया है? अपनी हाइड्रोजन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। इसने अपनी हाइड्रोजन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब HCl की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। और अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसी के कारण जो HCl है उसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसका मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी तरफ जो हमारा HCl है उसने किस में हेल्प किया है? इन रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब जो HCl है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जो आयरन के गेट्स हैं उनके ऊपर कई बार एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है।
ये किसका इफ़ेक्ट है? ऑक्सीडेशन का। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई चिप्स का पैकेट ओपन बहुत लंबे टाइम के लिए पड़ा रह जाए, तो आप लोगों ने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा कि उसका जो टेस्ट है और जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये भी किसका इफ़ेक्ट है? ऑक्सीडेशन का ही इफ़ेक्ट है। आइए तो इनको एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करोजन। अब करोजन होती क्या है? करोजन इज़ द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा। करोजन होता क्या है कि जो मेटल है वो क्या होने लग जाती है? टाइम के साथ-साथ वीक होने लग जाती है। क्यों? क्यों? जब वो किसके कॉन्टैक्ट में आती है? एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसके कारण होता है कि जो आयरन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाती है? एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लेती है। और वो नया सब्सटेंस बनने के लिए क्या होता है, जो आयरन के एटम्स हैं वो यूज़ होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मेटल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, करोजन बोला जाता है। और जो अगर हम इसमें बात करें करोजन, अगर हम आयरन के केस में बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी एग्जाम्पल है, करोजन की एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग। चलिए आगे इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। अदर एग्जांपल्स, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिल्वर की जो ज्वेलरी है, अगर वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है, टार्निशिंग बोला जाता है। ये भी किसके कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण ही होती है। सिमिलरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉपर के बने ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका भी कलर क्या होने लग जाता है, ग्रीनिश होने लग जाता है। मतलब इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होने लग जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, अगेन इसको करोजन ही बोला जाता है। अब इनसे होता क्या है, इट कॉजेज डैमेज टू मेटल ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या होता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स का डैमेज होता है, जैसे कि ब्रिजेस, कार्स, रेलिंग और शिप्स। ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इससे होगा क्या, लीड्स टू लॉस ऑफ मनी एंड मटेरियल। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होती क्या है, रेंसिडिटी होती है स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि जो फूड के अंदर फैट्स और जो ऑयल प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्पॉइल हो जाते हैं। स्पॉइल किसके कारण होते हैं, जब वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रेंसिडिटी क्या हो गई, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जब फूड में प्रेजेंट फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन होती है, मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो वो फूड है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। अभी इसके कारण होगा क्या, इट कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट इन फूड। जब फूड में प्रेजेंट फैट्स और ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो खाना है वो खराब हो जाता है। खराब होने पे क्या होगा, उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसमें से गंदी स्मेल आने लग जाएगी। अब ये होगा क्यों होता है, कैसे होगा, अकर्स व्हेन फूड इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ये कब होता है, जब खाना बहुत लंबे टाइम के लिए पड़ा रह जाए। एग्जाम्पल, चिप्स, फ्राइड फूड बिकमिंग स्टेल। अब स्टेल होने का मतलब क्या होता है, हम उस चीज़ को स्टेल बोलते हैं जो अपना टेस्ट, स्मेल और फ्रेशनेस क्या कर दे, लूज कर दे। आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर चिप्स का पैकेट खुला रह जाए, बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहे, तो हम देखते हैं कि उसका टेक्सचर, टेस्ट, उसकी फ्रेशनेस, उसमें से अलग तरह की स्मेल आने लग जाती है, सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू रेंसिडिटी। अब इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अब ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ जब फूड में प्रेजेंट जो फैट्स थे और जो ऑयल थे, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो वो फूड क्या था, स्पॉइल हो गया। तो इसलिए उसको वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे तो हम उसको किस में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे। दूसरा, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। मतलब वो जो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है उसको बहुत धीरे कर देंगे, तो मतलब खाना जल्दी खराब नहीं होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम खाने को कहाँ रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें। या फिर
पैक फूड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो बहुत लेस रिएक्टिव होती है, इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। तभी तो जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर जो गैस फिल्ड होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए और जो फूड है उसकी रेंसिडिटी, उसकी स्पॉइलेज ना हो। तो ये था हमारा ये चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।